दिलजीत दोसांझ ना सिर्फ इस समय सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट है, बट आर्ग्यूबली इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। Making his US TV debut, performing Born to Shine and Goat. Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. एक इंटरनेट सेंसेशन है, स्टाइल आइकन है। जितना नाम और शोहरत दिलजीत ने इंडिया में रह के इंडिया के बाहर कमाया है, शायद ही किसी और इंडियन आर्टिस्ट ने कमाया होगा। दिलजीत के इंटरनेशनल टूर्स जैसे लंदन के वेम्बली अरीना, यूएसए में न्यू जर्सी में सोल्ड आउट रहते हैं। हिस्ट्री च लिखा गया हुण पंजाबी आ गया, हुण छेती नहीं जाते इत्थे। दिलजीत पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला जैसे बड़े फेस्टिवल में जाके परफॉर्म किया, इंडिया के रीजनल लैंग्वेज और कल्चर को रिप्रेजेंट किया। वो तम चाके रखना जिन्हें भंगड़ा पाना, पंजाबी आ गया कोचेला। बड़े से बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट दिलजीत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2020 में गोट एल्बम रिलीज होने के बाद दिलजीत की एंट्री बिलबोर्ड के सोशल 50 चार्ट में भी हो जाती है एंड बाद में वो बिलबोर्ड के टॉप थ्रिलर ग्लोबल चार्ट्स पर पहुंच जाती है। वहीं फिर अगले साल 2021 में मून चाइल्ड एरा रिलीज के बाद दिलजीत पहले इंडियन आर्टिस्ट बन जाते हैं जिनकी 3 एल्बम्स बिलबोर्ड चार्ट पर पहुंची थी। दिलजीत को फैशन का भी बहुत शौक है। वोग पेरिस ने दिलजीत को इंडियाज मोस्ट फैशनेबल मैन का खिताब भी दिया है। एंड सिर्फ पंजाबी अटायर नहीं, उनके ओल्ड मनी स्टाइल, फंकी स्ट्रीट वेयर, सब तरह के स्टाइल्स दिलजीत के फैंस को खूब पसंद आते हैं। फैशन के अलावा लोग दिलजीत की एक्टिंग के भी खूब दीवाने हैं। जैसे अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इम्तियाज अली की बनाई हुई बायोपिक अमर सिंह चमकीला, जिसमें दिलजीत ने चमकीला का रोल प्ले करा था और लोगों ने उनकी एक्टिंग को लेकर बहुत प्रशंसा करी। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा दिलजीत ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। इस सब की बात हम आगे करेंगे। उनको बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर का अवार्ड मिला है। इंडिया में उनके शो सोल्ड आउट रहते हैं। उनका म्यूजिक रेगुलरली लाखों करोड़ों में स्ट्रीम्स करता है। वो फनी है, चार्मिंग है, इंपैक्टफुल है, एक अच्छे आर्टिस्ट है। एंड एक सवाल जो इस सब के बाद हमारे मन में आना चाहिए वो ये है कि दिलजीत ये सब कर कैसे लेते हैं, क्योंकि दिलजीत को इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहते हुए 22 साल हो गए हैं। मैंने तो 22 सालों का काम करते हैं। इस दौरान बहुत अच्छे से अच्छे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, रैपर्स पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आकर चले भी गए। बहुतों के साथ दिलजीत ने काम भी करा, लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों में इकलौते दिलजीत ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिसने ना सिर्फ इंडिया में पर पूरी दुनिया में नाम कमाया है। इंडस्ट्री के लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो कई बार बोलते हैं कि अब दिलजीत अपने पीक पर है, पर उसके तुरंत बाद दिलजीत कुछ और कमाल का कर जाते हैं। जब भी हम मिलते हैं You are more successful than the last time. What's even more interesting कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पे पापराजी, मीडिया हाउसेस, सेलिब्रिटीज के घर में घुसे रहते हैं, ऐसे में इतने रेलेवेंट रहने के बाद भी किसी को दिलजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। एक ऐसी स्पेस में जहां बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, छोटे से छोटा एक्टर कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है, वहीं दिलजीत की या तो कुछ गिनी चुनी रहती हैं या फिर वो अक्सर कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। और अगर कभी फंसे भी हैं तो कैसे दिलजीत ने अपने किसी फैन की या अपने इंडस्ट्री के लोगों की रिस्पेक्ट कैसे नहीं खोई, कैसे दिलजीत दोसांझ अपने स्टारडम को सस्टेन कर पाए, क्या उनकी जर्नी रही, कैसे वो 22 साल से रेलेवेंट है, क्यों बाकी आर्टिस्ट दिलजीत की तरह रेलेवेंट नहीं रह पाए और क्या उनकी लेगेसी है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। दिलजीत दोसांझ का एक ऐसा साइड जो शायद तुमने पहले कभी ना देखा हो, तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसी डीप डाइव्स अगर तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते लेके आते रहते हैं और इससे चैनल को भी बहुत हेल्प मिलती है। और आओ अब तुम्हें बताते हैं दिलजीत की बहुत ही विचित्र पर इंटरेस्टिंग कहानी। दुनिया भर में इंटरनेशनल सोल्ड आउट शोज करने वाले दिलजीत पंजाब के एक छोटे से गांव दोसांझ से आते हैं। 1984 में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थी। उनके फादर पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे, उनकी मम्मी हाउसवाइफ। एंड उनकी फैमिली की महीने की कमाई सिर्फ 5,000 रुपए हुआ करती थी। अब दिलजीत के साथ वैसे तो उनकी भाई और एक बहन भी है, लेकिन एक इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा है कि कहीं ना कहीं उनके करियर की शुरुआत उनके एक ट्यूशन टीचर की वजह से हुई थी। जब अपनी बहन के साथ वो ट्यूशन जाते थे तो उनके ट्यूशन टीचर कविताएं लिखते थे और कहते थे कि जो भी कविता को जल्दी याद करे और बिना
के सुना देगा उसकी छुट्टी जल्दी होगी। मेरी बहन को और मुझे ट्यूशन भेजते थे। एक मास्टर जी थे, शर्मा जी, वो पढ़ाते थे और हम सब उनके पास पढ़ने जाते थे। वो कविता लिखते थे। उन्होंने एक दिन बोला कि भाई ये जो कविता आप में से कोई याद करके सुनाएगा ना, उसको जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ट्यूशन से जल्दी छुट्टी लेने के लिए दिलजीत फटाफट कविता याद करते थे, बिना देखे सुनाते थे एंड उससे उनकी ट्यूशन टीचर बहुत खुश होती थी। जिसके बाद जब भी कोई टीचर से मिलने आता या फिर कहीं कंपटीशन होते तो दिलजीत से कविता गवाया करते थे, जिसको सुनकर सब दिलजीत को कलाकार बुलाने लगे। तो मैंने याद करके बिना देखे उनको सुना दी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर लोग आते थे उनको मिलने, या कहीं कंपटीशन होता था तो मुझे ले जाते थे कि चल वहाँ कविता सुनाना। तो करते करते सब लोग बोलने लगे कलाकार कलाकार कलाकार। तो फिर मुझे लगने लगा अच्छा मैं कलाकार ही हूँ। एंड ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस छोटे से चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस की वजह से ही दिलजीत को अपनी लाइफ में कभी स्टेज फियर या फिर लोगों के सामने परफॉर्म करने में दिक्कत नहीं हुई। एंड बचपन से दिलजीत भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगते थे और वो है नाम और शोहरत। शुरुआत से वो फेमस होना चाहते थे और भगवान से बस ये मांगते थे कि वो किसी को ना जाने पर सब उन्हें पहचाने। दिलजीत, आपने मुझे बताया था कि when you were 9 or 10 years old, आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी टू बी फेमस। लेकिन क्योंकि एक छोटे से गांव में अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलती तो फेमस होना दिलजीत के लिए बहुत दूर की बात थी। ये समझते हुए उनकी मम्मी ने उन्हें 11 साल की उम्र में अपने मामा के साथ लुधियाना भेज दिया। लेकिन ये उनसे बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया, जिसकी वजह से वो अपने खुद की मम्मी से 1.5 साल तक नाराज रहे थे। मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने, तू जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं क्या यार हद हो गई, थोड़ा पूछे नहीं किसी ने। एंड छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स से दूर हो जाने के कारण दिलजीत का अपने पेरेंट्स से कनेक्शन भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गया था। 10-11 साल में ही मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से। लुधियाना आने के बाद दिलजीत अपने मामा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा करते थे, क्योंकि उनके मामा अपने एरिया के जाने माने रागी थे और उन्हीं के साथ तबला, हारमोनियम जैसे इंस्ट्रूमेंट दिलजीत ने सीखे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दिलजीत छोटे मोटे फंक्शंस में, शादियों में, पार्टीज में और गुरुद्वारे के इवेंट्स में परफॉर्म करा करते थे। एंड दिलजीत अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे जब उनकी मुलाकात हुई फाइन टोन कैसेट्स के प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह और सॉन्ग राइटर और कंपोजर बलवीर बोपराई से। फाइन टोन कैसेट्स टी सीरीज का ही एक डिवीजन था और इसी के साथ दिलजीत ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत कर दी। इनफैक्ट दिलजीत का असली नाम दलजीत था, लेकिन राजेंद्र सिंह के कहने पर उन्होंने उसको दिलजीत कर दिया क्योंकि एज अ स्टेज नेम वो बेटर साउंड करता था। एंड दिलजीत सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली एल्बम इश्क दा उड़ा अदा पर काम करना शुरू कर दिया था, जो 2003 में रिलीज भी हो गई थी। 17 साल की उम्र तक दिलजीत एक शो के 50,000 रुपए तक चार्ज करने लग गए थे और वेडिंग सीजन के दौरान तो लगभग हर दिन अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए वो बुक हो जाया करते थे। साथ ही साथ बचपन से ही दिलजीत को फैशन का बहुत शौक था। जब सुखपाल सिंह, जो कि एक इंडो कैनेडियन म्यूजिशियन है, फाइन टोन कैसेट्स के लिए दिलजीत की सेकंड एल्बम दिल रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि कैसे दिलजीत माइकल जैक्सन को अपना आइकन मानते थे और अलग अलग फैंसी कॉम्बिनेशन ट्राई करके उनसे पूछा करते थे कि कहीं वो जोकर तो नहीं लग रहा है। एंड दिलजीत की जब तीसरी एल्बम रिलीज हुई तो वहां से उनको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। उस एल्बम का नाम था स्माइल। स्माइल के बाद 2006 में इश्क हो गया और 2008 में चॉकलेट एल्बम के साथ दिलजीत की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी उनको मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन मिलना रहता था और वो भी मिला इस वजह से। 2009 में दिलजीत और हनी सिंह ने मिलकर रिलीज करी एल्बम नेक्स्ट लेवल। उस दौरान हनी सिंह प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस में से एक थे जिनकी पॉपुलैरिटी हिप हॉप और पंजाबी म्यूजिक में बढ़ती जा रही थी। एंड इस कोलैबोरेशन से दिलजीत की इमेज पर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। दिलजीत भाई बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार इंसान है, बहुत सिंपल आदमी है। जब वो मुझे मिले तो 2009 की बात है, तो मेरे पास आए, मैं पंजाब में काफी मुकम्मल म्यूजिक डायरेक्टर बन चुका था और काफी लोग मेरे पास आ रहे थे। देन दिलजीत पाजी का उससे पहले स्टाइल कुछ और था, वो सिंपल से मीठे मीठे गाने गाते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में एक अकड़, एक घमंड और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। देन दिलजीत भाई सेड कि आपको लग रहा है ये मेरे से लोग ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ और ये कर सकता हूँ? तो मैंने कहा भाजी आपने नॉर्मल एल्बम करनी है कि नेक्स्ट लेवल करनी है? तो वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल करनी है। नेक्स्ट लेवल के सॉन्ग्स दिल नचदा और पंगा बहुत ज्यादा चले। पंगा में दिलजीत और हनी सिंह के गन्स और वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से यूथ के बीच उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट लेवल की म्यूजिक वीडियो देखकर ये भी कहीं ना कहीं तक समझ आता है कि दिलजीत एक्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं, जिसके चलते 2011 में पहली बार दिलजीत एक पंजाबी मूवी में एक्टिंग करते हैं। उनकी डेब्यू मूवी का नाम था लायन ऑफ पंजाब। अब मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन ऑडियंसेस को उनके अंदर एक नायाब एक्टर नजर आने लगा। एंड साथ ही में मूवी का हनी सिंह के साथ बनाया हुआ गाना लक 28 कुड़ीदा बहुत ज्यादा चला, इतना कि शायद वो तुम्हें आज भी याद हो।
एंड 2011 तक दिलजीत सिंगर के तौर पर अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाते हैं और आगे चलकर उनका करियर नई ऊंचाई छूने जा रहा होता है। लेकिन उसी साल दिलजीत के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टारडम मिलने से पहले ही उन्हें फेमस होने के, पॉपुलर होने के, उस शोहरत के नुकसान दिखाई देने लगते हैं और उसी के चलते दिलजीत को स्टारडम हैंडल करने की समझ आने लगती है। दिलजीत लेकिन इतना ओपन है, लेकिन येट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर फैमिली। आपकी बहन कभी कभी फेस नहीं आप दिखाते। आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि आप सिर्फ अपनी मम्मी का सुनते हैं, लेकिन उनका भी कभी मैंने देखा नहीं है, तो ऐसा क्यों? मैं जी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत सहा है। 2011 में दिलजीत दोसांझ ने हनी सिंह के साथ एक एल्बम के लिए कोलैबोरेट करा कॉल्ड अर्बन पेंडू। लेकिन एल्बम बन जाने के बाद उसकी रिलीज से कुछ समय पहले ही उसको कैंसिल कर दिया गया और उसका कारण बना एक सॉन्ग कॉल्ड 15 साल। 15 साल गाने की जब 30 सेकंड की एक प्रोमो वीडियो लोगों के सामने आई तो लोग गुस्से से भड़क उठे। लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था कि म्यूजिक वीडियो में कम एज की लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, उनको बार में बैठ के दारू पीते हुए दिखाया जा रहा है। जनता में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिलजीत के घर के सामने प्रोटेस्ट होने लगे। फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करता। नहीं करता। हाँ, नहीं, मैं कुछ पोस्ट भी नहीं करता अपने घर वालों की कोई पिक्चर या कोई फोटो, तो इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैंने पहले लाइफ में बहुत क्रिटिसिज्म सहा है। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए थे मेरे कि ऐसा गाता है, क्या गाता है, ये गाता है। शुरू में ऐसा बहुत हुआ। उनके परिवार वालों को बुरा भला बुना जाने लगा, उनके साथ बदतमीजी करी जाने लगी। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था पंजाबी जिसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि दिलजीत को अपनी फैमिली को दूर ले जाना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घर चले जाओ। एंड उस समय दिलजीत को समझ आ गया था कि उनकी करी हुई कोई भी गलती उनके परिवार पर कितनी भारी पड़ सकती है। ऐसे ये कंट्रोवर्सी उनके गाने खरकू के लिए हुई थी, जहां सिख कम्युनिटी गाने के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो से खुश नहीं थी। उनका मानना था कि दिलजीत का ये गाना सिख मार्टियर्स के लिए ऑफेंसिव है, उनको बुरा दिखाता है, उन मार्टियर्स को जिन्होंने विमेन के ऑनर के प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। और ये सब फिर इंडियन सिविल एक्टिविस्ट भाई गुरबख्श सिंह ने दिलजीत को समझाया, इसके लिए दिलजीत ने माफी भी मांगी। एंड दिलजीत ने अपने उस गाने 15 साल के लिए माफी भी मांगी थी। ये भी बताया था कि उनका उद्देश्य लड़कियों को गलत ठहराना नहीं था। एंड इन इवेंट की वजह से दिलजीत ने फैसला करा कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे और पूरे परिवार को जनता की नजर से दूर रखेंगे और जनता और मीडिया को कोई मौका नहीं देंगे कभी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं कहा नहीं यार, परिवार को कभी आंच नहीं आने दूंगा। एंड आगे चलकर दिलजीत ने पंजाबी मूवीज, पंजाबी म्यूजिक में अपना काम जारी रखा। 2012 में उन्होंने जट एंड जूलियट में लीड रोल निभाया, जो कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट रही। उसके लिए दिलजीत को पीटीसी पंजाब फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। 2012 में उन्होंने 2 एल्बम रिलीज करी, सिख और बैक टू बेसिक्स। सिख एल्बम उनकी पहली रिलीजियस एल्बम थी जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई थी। एंड साथ ही साथ दिलजीत के बॉलीवुड में भी कुछ अच्छे रिश्ते बनने लग गए थे। 2013 में बादशाह के साथ बनाया हुआ गाना प्रॉपर पटोला पहला ऐसा पंजाबी गाना बना जिसको वीवो ने फीचर करा। 2015 में दिलजीत ने अपने आइडल गुरदास मान के साथ डुएट सॉन्ग गाया और इसी साल उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड मूवी में एक्टिंग भी करी, उड़ता पंजाब, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। एंड अगले साल उन्होंने द दोसांझ टूर अनाउंस करा, जिसके दौरान यूके में उनके सारे शोज के सारे टिकट सोल्ड आउट रहे थे। लगभग हर साल दिलजीत पंजाबी मूवीज में दिखाई दे रहे थे। गुड न्यूज जैसी बॉलीवुड मूवी, एक सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवी करके उन्होंने अपने आप को एज अ कॉमेडी एक्टर, रोम कॉम एक्टर की तरह एस्टैब्लिश करा। एंड बहुत लोग मानेंगे कि दिलजीत नेचुरली ही बहुत सारे स्टार किड से बेहतर एक्टर है। एंड साथ ही में सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज में दिलजीत की पर्सोना लोगों को बहुत केयर फ्री और इजी गोइंग लगती है, जिसके लिए लोग दिलजीत को और पसंद करने लग गए। कोई ऐसा रिचुअल है कि स्टेज पे जाने से पहले में आप कुछ करते हैं? जिप चेक करता हूँ पैंट की लगी हुई। अलेक्सा प्ले दिलजीत दोसांझ क्लैश। I couldn't find the songs you requested. हुणे लाया तू झूठिए। Songs by Diljit Dosanjh. अलेक्सा Amazon Music. बेटे मुंह तेरे। एंड इस सब के दौरान अच्छे पैसे कमाने की वजह से दिलजीत अपने सारे बचपन के वो शौक पूरे करने लग गए जो वो पहले नहीं कर पाते थे। एंड दिलजीत फैशन ब्रांड से कितने वेल वर्स्ड हैं, ये उनके कॉफी विद करने वाले एपिसोड में देखने को मिल गया था। Moncler Balenciaga. Yeah, correct. Gucci. Balenciaga. Gucci. Balenciaga. No, Gucci. Gucci, bro. Oh, yeah. But hi ho, we must give it up for the fashion master Diljit Dosanjh. लेकिन इवन दो दिलजीत के साथ इतने सालों में सब अच्छा चला, वो मेन स्ट्रीम रेलेवेंस में आ गए, उनके गाने लोग सुनते थे, उनके शो सोल्ड आउट रहते थे, उनको मैगजीन्स के द्वारा फैशन आइकन बुलाया जाता था, रियलिटी शोज में वो जज बने, उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई। ये सब होने के बावजूद भी 2020 दिलजीत के लिए एक ऐसा साल बना जहां
यहाँ सब बदल गया। शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज काम कर रहा था, रोज फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे ही बैठ गया था। एंड बहुत इंटरव्यूज में दिलजीत ने बोला भी है कि 2020 से पहले कही गई उनकी कोई भी बात को लोग ना माने, क्योंकि उस साल के बाद का दिलजीत दोसांझ एक अलग इंसान है। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई, तो वो मैं रिलेट नहीं करता। तो क्या वजह हो सकती है कि दिलजीत ने ऐसा कहा इतनी पब्लिकली? कैसे अपने स्टारडम, फेम, पॉपुलैरिटी और पैसों को लेकर दिलजीत का नजरिया बदला है? और क्यों एक ऐसी जगह में जहां बड़े से बड़े आर्टिस्ट आकर चले गए, जहां उन्हें पीक पॉपुलैरिटी, कंट्रोवर्सीज, राइज, फॉल सब देखने को मिला, एंड इन सब के बीच में दिलजीत अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने सालों से रेलेवेंट हैं म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में। 2020 में दिलजीत की एल्बम गोट रिलीज हुई थी, जो बिलबोर्ड के चार्ट्स पर फीचर हुई। 2021 में दिलजीत की 12th एल्बम मूनचाइल्ड एरा को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में लिस्ट करा गया। 2023 में वो पहले इंडियन आर्टिस्ट है जिन्होंने कोचेला में परफॉर्म करा। 2024 में जिमी फैलन शो पर बुलाया गया। दिलजीत इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे सिया, एड शीरन के साथ कोलैब करते हैं। लेकिन इन ऊंचाइयों से पहले दिलजीत के जीवन में आया था एक ठहराव जो उनके लिए बहुत जरूरी था। वो साल ही ऐसा था, वो 2020 साल ही ऐसा मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि 15-17 साल बाद पहली बार दिलजीत कोविड की वजह से अपने काम से, अपनी कला से दूर हो गए। एंड उन्होंने कभी डिटेल में तो बताया नहीं है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा उस साल। आप हर इंटरव्यू में कहते हो कि 2020 के बाद आप एक अलग इंसान मैं वो हूं नहीं भाई, पर हुआ क्या? लेकिन काफी इंटरव्यूज में बताया है उन्होंने कि उस साल उनका डेवलपमेंट अंदर से हुआ था। जैसे उन्होंने बताया एक सिंपल सी चीज की कैसे उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने योगा पहले शुरू नहीं किया। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। एंड 2020 वो साल था जहां दिलजीत को फाइनली इस बात की समझ होने लगी कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जैसे पैसों को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई। बचपन से ही दिलजीत के जीवन में पैसों की बहुत कमी रही है, जिसको कमाने के लिए उन्होंने दिन रात एक करी। वो मेरे दिमाग में बचपन में बैठ गई कि पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है। 2020 तक मैं इसके पीछे भागता रहा, मैंने दिन रात काम किया। एंड पैसा उन्होंने अपने शौक से ज्यादा अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए कमाया था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास ज्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। इवन तो उनके फादर ने उन्हें कभी अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने से रोका नहीं, लेकिन बचपन में अपने पेरेंट्स से दूर हो जाने के बाद उनका अपने फादर से कनेक्शन कमजोर हो गया था, टूट सा गया था। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि पीछे से कुछ चला आ रहा था, घर वालों से कुछ ऑलरेडी बना हुआ था, या कोई ऐसा भी बंदा था कि जो मेरे पीछे खड़ा था कि दिलजीत तेरे से नहीं हुआ ना तो मैं हूँ। एंड पैसे की कमी की वजह से दिलजीत कभी किसी काम को मना नहीं करते थे। जो भी काम उनके पास आता वो जरूर उसको उठाने की कोशिश करते, जिसके चलते उन्हें बहुत कम समय अपने परिवार के साथ बिताने को मिला। दिन रात काम किया। सेम डे हमने अमृतसर भी शो लगाया है और हमने करनाल भी शो लगाया है रात का। दिन में करके भाग नहीं देखते थे कहाँ जा सुबह रात दिन कुछ नहीं देखा, बहुत काम किया। लेकिन 2020 तक जहां दिलजीत पैसे कमाने के पीछे भागा करते थे, उस साल उनके विचार कुछ बदल गए। पर ये अभी 2020 में आगे ठहरा हुआ है कि नहीं यार, पैसा बनाना जिंदगी नहीं है। लॉकडाउन के बाद उन्हें समझ आया कि ये फेम और रेलेवेंस एक ड्रामा है, एक फसाड है। वो ये समझते थे कि ये सब जो भी हो रहा है उनके साथ वो भी एक ड्रामा है, एंड वो उसमें महज एक किरदार है। मैं अपने आप पे फोकस हूँ, बाकी सब ड्रामा कर रहा हूँ। एंड शायद ऐसा समझने के बाद उनके अंदर जो डर था अपनी फेम और रेलेवेंस को खोने का, वो कहीं कम हो गया। मे बी मेरे गाने नहीं पसंद आए लोगों को, मे बी मैं इररेलेवेंट हो जाऊं एक टाइम बाद। मेरे दिमाग में ये डर तो कभी नहीं आया कि ये 5 साल ही है, ये 10 साल ही है, ये 15, मेरे को 22-23 साल हो गए। अब पैसों को लेकर भी वो अपने गिने चुने कुछ शौक पूरे करते हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों की क्या वैल्यू है। दिलजीत का कहना है कि उन्हें कोई शौक नहीं है फैशन आइकन बनने का, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे बिजनेस में है, उन्हें वो करना पड़ता है। अगर मैं इस फील्ड में ना हूं तो मैं डिलीट कर दूंगा। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं लोगों में बना रहा हूं। इनफैक्ट जब उन्होंने अपनी एल्बम गोट निकाली तो उसको अपनी जर्नी को डेडिकेट करा, लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे उस एल्बम का नाम गोट रखना। लेकिन कहीं ना कहीं शायद क्योंकि नए आर्टिस्ट जैसे एपी ढिल्लों, शुभ तब ऑडियंस के मन में ज्यादा फेम पकड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को अपनी रेलेवेंस जताने के लिए दिलजीत को वो भी करना पड़ा। पंजाबी म्यूजिक सीन में भी ये सीन चल रहा है कि जो माहौल चल रहा है ये उसकी वजह से करना पड़ा, अदरवाइज गुरदास मान साहब इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन पैसों से ज्यादा दिलजीत ने काम को इंपॉर्टेंस दी, खासकर इंडिपेंडेंट वर्क को लेकर। काम उससे भी जरूरी है। पैसे दे के आप किसी को ले लो और उसका मनी ना लगे वहां पर, तो वो मुझे नहीं करना। मुझे जब ये पता चला तो बहुत शॉकिंग था कि शुरुआत से ही दिलजीत इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म हो या म्यूजिक, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर काम करते आए हैं, और कभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, जिसकी वजह से शायद उनके पास फ्रीडम रहती है अपने क्रिएटिव पैशंस को अपने तरीके से परस्यू करने की, ना कि जिम्मेदारी या मजबूरी किसी के टर्म से कंप्लाई करने की। और शायद इसी वजह से 22 साल से उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है। एक कोई काम है तो उसके
उसके लिए साइन कर लेते हैं। Right. ऐसे अगर कोई बोले दिलजीत को साइन कर लिया हमने तो नो ये लेकिन सिर्फ पैसे की समझ, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है दिलजीत की इतनी लंबी चली आ रही रेलेवेंस का कारण। एक एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कि उनकी पब्लिक की नजरों में क्या इमेज है। हजारों मीडिया हाउसेस, पैपराजीज, मेरे तुम्हारे जैसे ऑडियंसेस एंड क्रिएटर्स, बहुत तरीके होते हैं किसी भी सेलिब्रिटी की पब्लिक इमेज पर सवाल खड़े करने के लिए। एंड दिलजीत को यह बात इतनी जल्दी समझ आ गई थी कि उन्होंने कभी किसी मीडिया हाउस को या फिर अपने खुद के अलावा उनकी फैमिली की तरफ जाने का किसी और को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हम एक ऐसे पॉप कल्चर एरा में रहते हैं जहां सेलिब्रिटीज के काम से ज्यादा हम उनकी पर्सनल निजी जिंदगी में ज्यादा नजर रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार। जैसे भी हाल ही में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते पर सवाल उठे थे, वो इसलिए क्योंकि मीडिया का, पब्लिक का उनके पास एक्सेस था। लेकिन दिलजीत ने 15 साल सॉन्ग कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया को मौका ही नहीं दिया उनके परिवार को लेकर बात करने का, और खुद भी कंट्रोवर्सी से दूर रहे अनलेस अनलेस उसकी जरूरत पड़ी। इसीलिए इंडस्ट्री में मुश्किल ही दिलजीत का कोई दुश्मन मिलेगा। एंड साथ ही में दिलजीत की पीआर टीम बहुत एफिशिएंट है, जो हमेशा दिलजीत की पब्लिक इमेज को इंटरेस्टिंग बना के रखती है, जिसका बड़ा श्रेय दिलजीत अपनी मैनेजर सोनाली को देते हैं। दिलजीत के इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट जिनके थ्रू वो अपने फैंस को अक्सर अपने अपडेट्स देते हैं, वो अक्सर उनकी टीम हेल्प करती है मैनेज करने में, और इसी के कारण दिलजीत की सिर्फ एक फनी, इंटरेस्टिंग, स्टाइलिस्टिक, पेपी पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है। सोशल मीडिया पे पूरी नजर रखते हो आप, आपकी टीम कौन क्या कहाँ कह रहा है आपको खबर रहती है पूरी। 100%। कोचेला के लिए भी जब पूछा गया कि कैसे लैंड करी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो दिलजीत ने साफ बताया कि उनका खुद का काम सिर्फ अच्छा म्यूजिक बनाने का है, बाकी सारा काम उनकी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छे से हैंडल करती है। एंड ये सही है, क्योंकि एक अच्छी टीम के बिना बहुत मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए स्पेस में सरवाइव करना। लेकिन फैंस और टीम के साथ साथ दिलजीत हमेशा से अपनी कम्युनिटी को भी लेकर साथ चले हैं। एक इंटरव्यू में दिलजीत ने बताया कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो पंजाबी आ गए ओए क्यों बोलते हैं। मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है जहाँ का। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने गा रहा हूँ कि पूरे इंडिया मुझे सुन रहा है। वो एक फील है ना, एक जगह से, जब आप छोटी जगह से आते हो, जहाँ बहुत लोग उन्हें अक्यूज करते हैं कि वो इंडिया नहीं बोलते क्योंकि शायद वो इंडियंस के खिलाफ हैं, तो उसको लेकर दिलजीत ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वो अकेले पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड जब कोई एक छोटे से गांव में आता है तो उसको अपने रूट्स का पता रहता है। एंड वैसे तो दिलजीत कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी कम्युनिटी को बचाने की आती है तो वो पीछे नहीं हटते। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान जब कंगना रनौत ने वो इनफेमस ट्वीट करा था कि ये लोग 100 रुपए में प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, तब ट्विटर पर कंगना से लड़ने के लिए दिलजीत पीछे नहीं हटे थे। पंजाब की कहानियां बताने के लिए दिलजीत ने मूवीज भी करी हैं, जैसे पंजाब 1984, उड़ता पंजाब, और हाल ही में आई अमर सिंह चमकीला। इवन दो इन मूवीज को लेकर भी कुछ सिख लोग दिलजीत को क्रिटिसाइज करते हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर, तो इन सवालों के उठने पर दिलजीत अपने इंटेंशंस को साथ ही क्लियर कर देते हैं। दिलजीत भले ही प्रॉपर सिख ना हो, लेकिन वो पगड़ी की अहमियत को समझते हैं। You've made it cool to be a turban wearing man in Bollywood. एंड अपना हर शो चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर बिना पगड़ी के नहीं करते। इनफैक्ट चमकीला में भी उन्होंने अपनी पगड़ी सिर्फ चमकीला का किरदार निभाने के लिए उतारी। छोटे बाल देखकर लोगों ने विवाद भी करा, उनको भी ये कहकर दिलजीत ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए थे, सिर्फ एक विग पहनी थी। एंड अपने स्ट्रॉन्ग रूट्स की वजह से दिलजीत अपने कम्युनिटी के लोगों को वापस भी चीजें देते हैं। जैसे 2013 में अपने बर्थडे पर दिलजीत ने सांझ फाउंडेशन भी स्थापित करी, जो कि एक एनजीओ है और उसका फोकस अंडर प्रिविलेज बच्चे, बुढ़े और ओल्ड एज होम्स में कंट्रीब्यूट करना रहता है। इंडस्ट्री में बताया जाता है कि दिलजीत ऐसे नए टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, और इसकी वजह यह है कि जब उनके पास एक समय कोई बैकिंग नहीं थी तो उनके प्रोड्यूसर राजेंद्र ने उन्हें सपोर्ट करा था। तब उन्होंने मेरा साथ दिया। और तो जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है ना, मेरे को लगता है यार ये सेम वाइब है जैसी मेरी वाइब थी। इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर से भी दिलजीत की अच्छी बनती है। इनफैक्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए लवर सॉन्ग, जिसके लिए दिलजीत बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं यूजुअली, करण जौहर के कहने पर फ्री में कर दिया। Diljit, who owns the song Lover, and I called him and I was asking Diljit, I think I need a usage song, and I was told it's ridiculously expensive. He was like, आप पूछ के क्यों रहे हो, ये हक बनता है आपका। जो करण ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बहुत खुश भी हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सब बाकी आर्टिस्ट भी कर सकते हैं और शायद करते भी हों, पर एक चीज है जो दिलजीत अपने करियर के दौरान समझ गए, सीख गए, एग्जीक्यूट कर दी, जो शायद और आर्टिस्ट जैसे हनी सिंह या फिर बादशाह या फिर कोई भी और समझता और एग्जीक्यूट करता तो वो भी दिलजीत की तरह आज रेलेवेंट होते, पर शायद ये इतना आसान है नहीं। मैशेबल इंडिया के
इंटरव्यू में हनी सिंह ने रिवील करा कि उनकी क्या हालत हो गई थी और इसके पीछे कारण क्या था। केस बड़ा खराब हो गया मेरा। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स लगे, कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसको बस दवाइयां देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सड़क पे देखते ना पागल चल रहे होते हैं, वहां तक मेरा स्टेट पहुंच गया था। एक समय था जब हनी सिंह चार्ट बस्टर्स निकालते थे। अर्ली 2010s में जैसी सक्सेस उन्होंने देखी शायद ही किसी और ने देखी हो। हनी सिंह का दौर था तब बड़े से बड़े एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए गाने के लिए बुलाते थे। जो मैंने सक्सेस देखी ना, अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी टू हिज हाउस, आई मेड अ सॉन्ग लुंगी डांस पार्टी ऑन नाइट, देन आई थॉट कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है, मेड ब्लू आईज, वो भी हिट हो गया। लेकिन हम हनी सिंह का एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये फेम कई मायनों में आपको एक गॉड कॉम्प्लेक्स दे देता है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहले वो भगवान में बिलीव करा करते थे, लेकिन इतना फेम देखने के बाद वो खुद को भगवान समझने लग गए थे। उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था। 2012, 13, 14 में मैंने सक्सेस देखी ना, मैं भगवान। लेकिन 2015 में देसी कलाकार आने के बाद उनका समय खराब होता चला गया। उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी हुआ, वो डिप्रेशन से भी जूझने लगे और उसकी वजह कई मायनों में ये थी कि जिस लेवल का फेम हनी सिंह को मिला उसको वो संभाल नहीं पाए। तो वहीं दिलजीत की बात करें तो उनका भगवान में तो पूरा विश्वास रहा ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये रहा है कि उन्होंने फेम को कभी अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। ये बात हो सकता है तुम्हें बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन अगर कभी तुम्हें सारी नजरें देख रही हो, सब तुम्हें चाहते हो, तुम्हारे गानों पर नाच रहे हो, तुम्हारे शोज को सोल्ड आउट कर रहे हो, तुम्हें हर तरफ से प्रशंसा मिल रही हो, तो ऐसे समय में अपने अहंकार को नीचे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि दिलजीत ने कभी खुद से झूठ नहीं बोला। बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड लेने के बाद, पंजाबी मूवीज हिट कराने के बाद और अपनी एक्टिंग पर इतनी तारीफ लेने के बाद भी एक्टर्स राउंड टेबल पर उन्होंने बताया कि वो अपने आप को अच्छा एक्टर नहीं मानते। एक्टिंग एक और क्राफ्ट है, मेरे को लगता है शायद मैं वैसा सा हूँ नहीं, जिसकी वजह से वो कभी कंफ्यूज नहीं हुए अपने करियर की प्रायोरिटीज को लेकर, जो हमेशा से म्यूजिक और सिंगिंग रही है। सिंगिंग में भी वो समझते हैं कि क्योंकि उनसे बेहतर कलाकार हैं इस दुनिया में, तो खुद को भगवान समझना, अपने फेम से अटैचमेंट लेना, अपने अंदर एक ईगो ले आने का कोई मतलब नहीं रहता और यही उन्हें फ्रीडम देता है बिना फेलियर के डर से जीने का। एंड अल्टीमेटली दिलजीत दोसांझ एक बहुत ही यूनिक केस स्टडी निकल कर आए हैं इस सेलिब्रिटीज की दुनिया में, जहां आपको हर आए दिन कोई कंट्रोवर्सी, पीआर के बनाई हुई कहानियां देखने को मिल जाती हैं। एंड दिलजीत एक ऐसे कैरेक्टर हैं, एक ऐसे परफॉर्मर हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी क्लैरिटी और कमांड अपनी आर्ट पर इतनी केयरफुली क्राफ्टेड है कि उनकी करियर की ट्रैजेक्टरी तुम्हें हमेशा ऊपर ही जाती हुई दिखती है। 22 साल रेलेवेंट रहना, एक्टिंग और म्यूजिक को अच्छे से बैलेंस करना, अपने गेम के टॉप पर रहना, किसी कंट्रोवर्सी में ना उलझना, अपने परिवार को सेलिब्रिटी होने के लफड़ों से दूर रखना और उसके बाद भी एक केयरफुली फन जीवन जीना शायद ही कोई और आर्टिस्ट कर पाया हो। एंड इसीलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हें देखने में मजा आया है तो मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल क्या है दिलजीत दोसांझ के ऊपर। तुम यहाँ तक आए हो तो क्लियरली यूट्यूब एल्गोरिथम को ही पता है कि तुम्हें ये वीडियो और अच्छी लगने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, जो अच्छा लगे जाके चेकआउट करो, नीचे कॉमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।